अनंतनाग में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है और इसमें द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम की टीआरएफ नाम की एक संगठन है पाकिस्तान की बनाई हुई, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और कहा है कि ये अटैक हमने किया है। टीआरएफ कोई पहली बार इन्वॉल्व नहीं हो रही। टीआरएफ इससे पहले भी कई बार इन्वॉल्व भारत के खिलाफ कश्मीर में हो चुकी है। ये टीआरएफ है क्या, पाकिस्तान आज की डेट में इसका क्यों प्रयोग कर रहा है और आने वाले समय में कश्मीर में इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा टीआरएफ जैसी संस्था का, आज के इस वीडियो में हम इस पूरी स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। 1979 में जब सोवियत अफगानिस्तान में आया तो उस समय अमेरिका डायरेक्टली सोवियत के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था। तो उसने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का प्रयोग किया और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को मिलकर बोला कि आप लोग जो है अफगानिस्तान जाइए, अफगानिस्तान से लोगों को इकट्ठा करके एकजुट करके वापस पाकिस्तान में लाइए। उन अफगानियों को बोलिए कि क्योंकि सोवियत ने आपको इन्वेड कर दिया है और सोवियत जो है एक कम्युनिस्ट स्टेट है और कम्युनिस्ट जो होते हैं वो भगवान में नहीं मानते, और आप मुसलमान हैं क्योंकि आप अफगानी लोग हैं, तो आपका इस्लाम खतरे में है। तो एक इस्लाम खतरे में है थ्योरी बनाकर 1979 में सोवियत के खिलाफ अमेरिका ने एक इनडायरेक्ट जंग छेड़ने की कोशिश करी और इसमें पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया का प्रयोग किया गया। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया अफगानिस्तान से लड़के इकट्ठे करके लाते थे, उनको रेडिकलाइज करके आर्म्स एमुनिशन दे के, बंदूकें दे के, पैसा दे के वापस सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ने भेजते थे। इस दौरान पाकिस्तान ने कुछ अपने लोगों का भी प्रयोग किया, जिसमें से दो सबसे बड़े महत्वपूर्ण लोग थे हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर। इन दोनों लोगों को पाकिस्तान ने एकजुट करके 1985 में एक संगठन बनाया जिसका नाम था मरकाज उद दावा वल इरशाद। मरकाज उद दावा वल इरशाद जो संगठन था, जब ये 1985 में बना तो ये पाकिस्तान के बिहार से, पाकिस्तान के ये दो लोग हाफिज सईद और मसूद अजहर, इन दोनों ने मुलाकातें कर कर अफगानिस्तान में इन लोगों को रेडिकलाइजेशन करके ट्रेनिंग दी। इन लोगों ने अफगानिस्तान के सोवियत जिहाद में, सोवियत के खिलाफ जो जिहाद था उसमें पार्टिसिपेट भी किया। तो ये तो दो प्रकार की एक्टिविटीज कर रहे थे मसूद अजहर और जो है हाफिज सईद। पहला, इन्होंने रेडिकलाइजेशन कैंपेन में पूरा भाग लिया और दूसरा, इन्होंने वायलेंस के कैंपेन में भी भाग लिया। तो ये दोनों चीजों में एक्सपर्ट बन गए। 1988 में जब सोवियत संघ ने बोला कि हम अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, तो उस समय 1989 में मरकाज उद दावा वल इरशाद के ये जो दो महत्वपूर्ण लोग थे हाफिज सईद और मसूद अजहर, अब आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने सोचा कि क्योंकि इन लोगों ने सोवियत के खिलाफ एक अच्छी लड़ाई लड़ी है, एक कैंपेन लड़ा है, ये एक्सपीरियंस लोग हैं, तो क्यों ना इनकी अब सहायता लेके इन दोनों लोगों को हम जो है कश्मीर की तरफ डाइवर्ट करके वहां पर जिहाद कराएं। इसी रीजन से आप देखिए कि मरकाज उद दावा वल इरशाद जो 1985 में बना था, 1989 में सोवियत संघ के अफगानिस्तान को छोड़ने के एक साल के बाद इसी मरकाज उद दावा वल इरशाद के अंदर एक आर्म्ड विंग बनाया गया और इस आर्म्ड विंग का नाम रखा गया लश्कर ए तैयबा। और इस आर्म्ड विंग को लीडरशिप में दिया गया उस समय हाफिज सईद के। जब लश्कर ए तैयबा हाफिज सईद की लीडरशिप में आया तो उसके बाद 1992 में, 1992 में हरकतुल अंसार नाम की एक संगठन बनाई गई और हरकतुल अंसार की संगठन को, उसकी लीडरशिप को दिया गया मसूद अजहर के अंडर। तो आप देखिए कि 1989 से जब लश्कर ए तैयबा बना, उसके बाद इवेंचुअली जब इन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, फिर बाद में इनके पास जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पहले से ही था। इन सारी संगठनों का प्रयोग करके 1992 में जब इन्होंने हरकतुल अंसार बना के मसूद अजहर के लीडरशिप में रखा, तो इन सारी संगठनों को इन्होंने कश्मीर में टेररिज्म करवाने के लिए प्रयोग किया। इसी रीजन से हम जनरली कहते हैं कि पूरे 1990 के दशक में पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर एक कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री बना ली। कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इसलिए होता है क्योंकि आप देखिए कि एक संगठन केवल कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से नहीं लड़ रहा था। लश्कर ए तैयबा एक जगह पर थी जो हाफिज सईद की लीडरशिप में थी, जो मरकाज उद दावा वल इरशाद का एक आर्म्ड विंग था। इसके साथ साथ मसूद अजहर की लीडरशिप में एक संगठन था जो हरकतुल अंसार था, फिर हिजबुल मुजाहिदीन थी, फिर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट थी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रकार से बहुत सारे संगठन वहां पर एक दूसरे से कम्पीट करते हुए लड़ रहे थे। अब आप सोचेंगे कि कंपटीशन की क्या आवश्यकता है। कंपटीशन की आवश्यकता ये थी कि भाई जितना कम्पीट करेंगे उतना आपस में एक दूसरे के साथ ये लोग बिजी रहेंगे, तो आईएसआई अपना स्टेटस को मेंटेन करके रखेगी। ये टिपिकल स्ट्रेटेजी है जो अमेरिका इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ग्लोबल स्तर पर अपनाती है कि दूसरे देशों को आपस में लड़वाते रहो और अपना खुद का सुपर पावर स्टेटस मेंटेन करो। तो पाकिस्तान जब अमेरिका से इतने सालों तक उसका एलाई था, तो कुछ ना कुछ उसका झूठा गा के सीखेगा और उसने वही चीज सीखी जो भारत के खिलाफ प्रयोग करी। लेकिन पूरे 1990 के दशक में जब कश्मीर में इन्होंने एक पूरा कैंपेन ऑफ आतंक मचाया, इसके बाद लगभग 97-98 तक हमने लश्कर ए तैयबा को, हिजबुल मुजाहिदीन को, इन सारी संगठनों को, हरकतुल अंसार को बहुत कमजोर किया। और इवेंचुअली इसके बाद ये परिस्थिति हो गई कि हरकतुल अंसार का जो सबसे बड़ा लीडर जो मौलाना मसूद अजहर था, उसको हम लोगों ने 1994 में ही इनफैक्ट अनंतनाग में एक बार उसको हम लोगों ने अरेस्ट भी कर लिया था। और वो अनंतनाग में अरेस्ट होने के बाद कोट बिलावल जेल जम्मू में बहुत समय तक वहां पर कैद भी था। 1999 में जब IC-814 की हाईजैकिंग हुई,
इस हाईजैकिंग के बाद मौलाना मसूद अजहर को भारत की जेल से छुड़वाया गया, और जब उसको छुड़वाया तो हरकतुल अंसार तब तक क्योंकि खत्म हो चुका था, तो उसके बाद 2000 में मसूद अजहर का पाकिस्तान में वापस जाने के बाद एक नया संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया जैश ए मोहम्मद। तो उस समय लश्कर ए तैयबा थी, फिर हरकतुल अंसार खत्म हो चुका था, हिजबुल मुजाहिदीन कम से टूट चुकी थी। तो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा दो प्रिंसिपल प्लेयर्स बने थे, और जैश ए मोहम्मद एक नया संगठन था जिसमें जाहिर सी बात है कि मसूद अजहर जो है एक बड़ा एक्सपीरियंस्ड आदमी था। लेकिन 2001 में जब 9/11 होता है, तो 9/11 होने के बाद अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक होता है, तो उस समय अमेरिका बहुत घबरा जाती है। और जब अमेरिका घबरा जाती है तो अमेरिका को ये लगता है कि भाई ये टेररिज्म एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है। इस टेररिज्म की ग्लोबल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अमेरिका टेररिज्म के खिलाफ एक लड़ाई लड़ती है जिसका नाम है ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। इस ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जो है, इसको जब लॉन्च किया जाता है तो उस समय भारत भी ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का सपोर्ट करता है, जबकि हम उसमें कोई डायरेक्टली भाग नहीं लेते, हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम अमेरिका को ये चीज का याद दिलाते हैं कि देखिए अमेरिका, हम आपको कितने सालों से कह रहे थे कि टेररिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको आप मानने को तैयार नहीं होते थे, और हम भी आज की डेट में इस टेररिज्म के इतने बड़े विक्टिम हैं और आप कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो 2001 में 9/11 के बाद अमेरिका ने इस बात को माना, और उस समय अमेरिका की को जब उसने ये बात को माना तो उसने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला और पाकिस्तान को बोला कि भाई लश्कर ए तैयबा जैसे ये संगठन जो है आपने जो बना के रखे हैं, जो वो भारत के खिलाफ आप प्रयोग करते हो, इनको बंद किया जाए। तो पाकिस्तान के ऊपर जब अमेरिका का इतना बड़ा दबाव था उस समय, तो पाकिस्तान ने मजबूरन लश्कर ए तैयबा जो थी, जो कि पुरानी संगठन थी, जैश ए मोहम्मद तो अभी नई नई बनी थी, तो लश्कर ए तैयबा को इवेंचुअली पाकिस्तान ने सोचा कि अब बंद करना ही होगा या इसकी एक्टिविटीज को कुछ ना कुछ स्लो डाउन करना होगा। तो उस समय आईएसआई के अधिकारियों ने 2001 में लश्कर ए तैयबा के जो चीफ थे, जो हाफिज सईद थे, जो पाकिस्तान में थे, जिसको पूरा का पूरा पाकिस्तान की आईएसआई सपोर्ट करती थी, जो बावलपुर में रहता था, लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद को बावलपुर पाकिस्तान से उठा के कराची लाया गया। 2002 में आईएसआई के अधिकारियों की देखरेख में जब हाफिज सईद कराची आया, तो कराची में आने के बाद हाफिज सईद की मुलाकात हुई दाऊद इब्राहिम से, और उस समय अब अमेरिका के दबाव के कारण लश्कर ए तैयबा का चीफ हाफिज सईद, उसको आईएसआई के अधिकारियों ने ये बोला कि आपको कश्मीर का जो मसला है और जो कश्मीर में आप आतंक मचा रहे हैं, कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो उस समय जब ये 2002 की बात है कि कश्मीर से मसले को बंद करके बावलपुर से हाफिज सईद को शिफ्ट करके कराची लाया गया, और 2002 में जब बावलपुर से वो कराची गया, वहां जाकर उसकी दाऊद इब्राहिम से मुलाकात हुई, तो उस समय मुलाकातों के दौरान तीन बड़े महत्वपूर्ण लोग बैठा करते थे। तो एक जगह पर हाफिज सईद होता था, दूसरी जगह पर दाऊद इब्राहिम होता था, और तीसरी जगह पर आईएसआई के अधिकारी होते थे। अब इन सारे लोगों के अंदर जो डिस्कशन होता था वो ये था कि भाई अब हम लश्कर ए तैयबा का कश्मीर में तो प्रयोग कर नहीं सकते, तो इसका प्रयोग कहाँ करें। तो उस समय ये निर्णय लिया गया कि क्यों ना कश्मीर के सिवाय बाकी भारत में इसका प्रयोग किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि भारत में क्यों? क्योंकि हम कश्मीर में मजबूरन अमेरिका के दबाव के कारण जो है लश्कर ए तैयबा को तो वहां भेज नहीं सकते थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में लश्कर ए तैयबा ने जब ये निर्णय लिया आईएसआई के साथ कि ठीक है हम पूरे इंडिया में जाएंगे माइनस कश्मीर में, तो उस समय हमें दाऊद इब्राहिम कैसे मदद करेगा? तो दाऊद इब्राहिम जो पाकिस्तान का दामाद है, उसने उस समय पाकिस्तान को बोला कि भाई मेरे अपने नेटवर्क्स हैं, पॉलिटिशियंस के, ब्यूरोक्रेट्स के, पुलिस वालों के, खास करके अपने लोगों के, तो क्यों ना आप लोग इन सारे लोगों का मतलब मदद लेते हुए लश्कर ए तैयबा का प्रयोग करो और लश्कर को बोलो कि पूरे इंडिया में वो जाके सेल्स बनाए और इंडिया में टेररिज्म करे। कश्मीर छोड़ के बाकी इंडिया का इतना बड़ा टेरिटरी है, वहां पर भी तो टेररिज्म किया जा सकता है। तो कराची में मीटिंगें होनी चालू हुई, और जब ये मीटिंगें हुई तो लगभग 2004 के आसपास एक कराची प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया। इस कराची प्रोजेक्ट में ये निर्णय लिया गया कि भाई लश्कर ए तैयबा अब दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क्स का प्रयोग करके भारत जाएगी, भारत के अंदर कश्मीर को छोड़ के बाकी पूरे भारत में जहां जहां पर दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क्स हैं, वो उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला वाले पूरे रीजन में, इन सारे इलाकों में दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क्स का प्रयोग करते हुए लश्कर ए तैयबा भी इन जगहों पर अटैक्स करेगी। लेकिन इन अटैक्स में लश्कर ए तैयबा खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि लश्कर ए तैयबा दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क्स का सहारा लेगी, तो यहाँ पर इंडिया के लोग जो हैं, जो दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क के लोग हैं, हम उन्हीं का सहारा लेंगे। तो आप सोचने की बात समझिए, अभी तक पाकिस्तान के ऊपर 2001 से पहले तक क्रिटिसिज्म ये आ रहा था कि आप भारत में आतंकवादी भेज रहे हैं, आप टेररिज्म करवा रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने एक नया गेम बनाने की कोशिश करी, और उस गेम के तहत इन्होंने कहा कि अब हम जो है भारतीयों के थ्रू भारत में ही टेररिज्म कराएंगे। इसके बाद हम ये प्रमोट करके क्लेम कर पाएंगे कि भारत की डेमोक्रेसी इतनी वीक है कि उसमें जो माइनॉरिटी वर्ग है वो इतना भारत की डेमोक्रेसी से परेशान हो चुका है कि भारत के खिलाफ वो जो है आतंकवादी हरकतें करने को आज की डेट में उत्तेजित हो रखा है। तो 2005 में इवेंचुअली जब कराची प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया गया, तो उस समय दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क्स ने
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन दिया, और सजेशन ये था कि क्यों ना दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क्स के थ्रू एक संगठन जो कि भारत में पहले से ही था, जिसको सरकार ने बैन किया हुआ था, उसका प्रयोग किया जाए। 1977 में एक मूवमेंट चलाई गई थी भारत में मुसलमानों के तहत, जिसका नाम था स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिम्मी। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया जो थी, इस मूवमेंट ने भारत में पहले तो स्टार्ट किया था ये काम करना कि हम मुसलमानों के विकास के लिए काम करेंगे, मुसलमानों की हित की जो चीज़ें हैं उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1980 के दशक में पूरी की पूरी जो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया है वो दिन पर दिन रेडिकल होती गई, और रेडिकल इस प्रकार से होती गई कि उनकी स्पीचेस, उनके कार्यकाल में जो चीज़ें डिस्कस की जाती थी वो बहुत ही ज़्यादा रेडिकल होने लगी। हद तो तब हो गई कि जब 2001 में 9/11 हुआ, तो 9/11 होने के बाद सिम्मी के लीडर्स ने और सिम्मी का जो कैडर पूरा था उसने भारत में रैलियां निकालते हुए ओसामा बिन लादेन को प्रेज किया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वाजपेयी सरकार के दौरान गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि सिम्मी को बैन किया जाए। तो 2001 से एक वायलेंट रेडिकलाइज्ड सिम्मी जैसी संस्था थी जिसको 2001 में बैन कर दिया था। तो दाऊद इब्राहिम ने ये सजेशन दिया लश्कर ए तैयबा को कि भाई ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जो कि ऑलरेडी रेडिकलाइज्ड हैं और ऑलरेडी वायलेंट हैं, तो आप इनका प्रयोग क्यों नहीं करते। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब ये हुआ कि 2005 में जब कराची प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया गया, उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के दौरान आईएसआई वालों ने लश्कर ए तैयबा को ये बोला कि आप सिम्मी का सहारा लीजिए। अब सिम्मी के मेंबर सारे अंडरग्राउंड ऑपरेट करते थे, क्योंकि बैंड थे तो ओवरग्राउंड तो वो कर ही नहीं सकते थे ऑपरेट। इस पर्सपेक्टिव में ये हुआ कि 2005 में जब कराची प्रोजेक्ट के तहत लश्कर ए तैयबा भारत में आने के लिए उसने अपना एक प्लान बनाया, तो सबसे पहले उसने सिम्मी का सहारा लिया। अब उसका लश्कर ए तैयबा का कराची प्रोजेक्ट के तहत एक ऑब्जेक्टिव ये था कि सिम्मी के लोगों को, अब सिम्मी में तो हम डाल के प्रयोग कर नहीं सकते, तो क्यों ना एक अलग ही संगठन बनाया जाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब ये हुआ कि 2006 में एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई। तो सिम्मी का पूरा कैडर जो पहले सिम्मी का हुआ करता था, जो 2001 में बैन हो गया था, उसको उठा के अब जो है इन्होंने पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में डाला। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में डालने के बाद पीएफआई को अब ये बात बोली गई कि आप भारत के मुसलमानों में जो भी डिजेक्टेड, फ्रस्ट्रेटेड मुसलमान लोग हैं, यूथ हैं, उन लोगों को एकजुट कीजिए। उनको लश्कर इनडायरेक्टली ट्रेनिंग देगी, और इसके बाद हम इनको ट्रेनिंग देने के बाद इन लोगों के थ्रू भारत में टेररिज्म करवाएंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इवेंचुअली ये हुआ कि सिम्मी के लोग जो थे वो पहले जो सिम्मी के पार्ट हुआ करते थे, अब वो पीएफआई के हिस्से बन गए। पीएफआई के हिस्से बनने के बाद लश्कर की मदद से, दाऊद की मदद से, आईएसआई की मदद से इन्होंने यहाँ पर हमारे यहाँ के यूथ को इनकरेज किया, उनको ग्रेजुअली ट्रेन करवाया, और ट्रेन करवा के एक होम ग्रोन टेररिज्म मूवमेंट क्रिएट करी, जो कि 2007 में मैनिफेस्ट हुई, जिसका नाम बना इंडियन मुजाहिदीन। तो आप क्रोनोलॉजी पूरी समझ लीजिए कि कराची प्रोजेक्ट आता है 2005 में, कराची प्रोजेक्ट का मैनिफेस्टेशन होता है 2006 में, जिसको हम कहते हैं पीएफआई। पीएफआई का एक म्यूटेंट निकलता है जिसका नाम है इंडियन मुजाहिदीन, जो आता है 2007 में। अब इंडियन मुजाहिदीन नाम देखिए कितना इंटरेस्टिंग इन्होंने रखा, जानबूझ के एक ऐसा नाम जिसमें पाकिस्तान अपनी पूरी इम्यूनिटी क्लेम कर सकता है कि भैया इंडियन मुजाहिदीन, एक इंडियन वर्जन ऑफ टेररिस्ट ग्रुप। तो अभी तक ये जो पाकिस्तान अरेबिक नाम प्रयोग कर रहा था, अब इसने धीरे धीरे ये पूरी की पूरी मुहिम इंडिया के ऊपर डालने की कोशिश करी। तो 2007 से जब इंडियन मुजाहिदीन बना, तो इंडियन मुजाहिदीन के लोग वही लोग थे जो पहले सिम्मी के लोग थे, और वो सिम्मी के लोग वही थे जो अब पीएफआई के लोग थे, और पीएफआई के लोग जो आईएम में, इंडियन मुजाहिदीन में गए, वो लोग थे जिनको लश्कर के थ्रू ट्रेनिंग मिली थी। तो आप गेम को समझ लीजिए। तो 2007 में जब इंडियन मुजाहिदीन बना, तो इंडियन मुजाहिदीन में जो इंडियन यूथ था, इसने 2012-13 तक भारत के अंदर बहुत सारे टेररिज्म के अटैक्स किए। इसने जर्मन बेकरी ब्लास्ट किया, संकट मोचन मंदिर में अटैक किया, वाराणसी में ब्लास्ट हुए, इधर उधर हर जगह ब्लास्ट हुए। और ये जो छोटे मोटे ब्लास्ट करके इन्होंने छोटी छोटी कैजुअलिटीज करने की कोशिश करी, इन्होंने इंडिया में टेररिज्म को स्पॉन्सर करना चालू कर दिया। लेकिन 2012-13 तक पूरी की पूरी इंडियन मुजाहिदीन को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। जब 2012-13 तक इंडियन मुजाहिदीन न्यूट्रलाइज हुई, तब तक ओसामा बिन लादेन को 2012 में अमेरिका ने मार गिराया था। तो ओसामा बिन लादेन को मार गिराने के बाद अब आईएसआई ने ये सोचा कि लश्कर ए तैयबा को और हिजबुल मुजाहिदीन को, जैश ए मोहम्मद को, इन लोगों को वापस कश्मीर ले जाते हैं, क्योंकि अब अमेरिका का ऑब्जेक्टिव तो खत्म हो गया है। एक जगह पर इंडियन मुजाहिदीन जो इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ टेररिज्म था वो 2011-12 तक खत्म हो गया, और 2012-13 तक इवेंचुअली फिर ये हुआ कि ये लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, ये सारे के सारे संगठन उठ के वापस चले गए कश्मीर। अब जब ये वापस कश्मीर गए, तो 2014 से इन लोगों ने फिर से कश्मीर में आतंक मचाना चालू करा। तो चाहे वो पंपोर में हो, चाहे वो पठानकोट में ब्लास्ट हो, फिर वो पूरा एक पीरियड चला 2014 के बाद।
इस पूरे प्रोसेस में इवेंचुअली ये हुआ कि 2019 में जब भारत की सरकार ने 2019 में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, यानी कि अनुच्छेद 370 जो भारत के संविधान का था उसको जब हटाया, तो उस समय उससे पहले भारत की सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाने से पहले दो चीजें की थी। पहला, उन्होंने एक चीज को ये ऑब्जर्व कर लिया था कि भाई इंडियन मुजाहिदीन खत्म करने के बाद लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद तीनों के तीनों जो हैं अब वो कश्मीर में है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे आर्मी के पूर्व चीफ थे जनरल बिपिन रावत, उनके लीडरशिप के अंदर 2015 से कश्मीर के अंदर एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन ऑल आउट। तो ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो 2015 से लेके लगभग 2019 तक चला, और इस ऑपरेशन ऑल आउट में जो 4 साल चला, इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि लश्कर, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के जितने कार्डर्स आज की डेट में कश्मीर में हैं इन सबको मार गिराया जाए और इनके पूरे के पूरे नेटवर्क्स को तोड़ा जाए। अब जब लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ लड़ाई कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के खिलाफ तहत चल रही थी, तो उस समय पाकिस्तान ने एक नया खेल खेलना चालू करा। उस समय पाकिस्तान ने भारत में जो कश्मीर का इलाका है, उस कश्मीर के इलाके में ओवरग्राउंड वर्कर्स क्रिएट करने की कोशिश की। ओवरग्राउंड वर्कर आज की डेट में भारत की सिक्योरिटी संस्थाओं के क्रिएटेड एक टर्म है, और ये वो लोग हैं जो कि खुद टेररिस्ट का मतलब टेररिज्म नहीं करते, पर ये टेररिस्ट की मदद करते हैं, टेररिस्ट का साथ देते हैं। तो आज की डेट में अगर मैं आपको एक साधारण सी एनालॉजी देते हुए बोलूं, तो अगर टेररिज्म एक फिश है तो ओवरग्राउंड वर्कर एक वाटर है। तो फिश वाटर के साथ, और वाटर और फिश का रिलेशन जो है वही टेररिस्ट का और एक ओवरग्राउंड वर्कर का रिलेशन है। तो पाकिस्तान ने जब ये देखा कि ऑपरेशन ऑल आउट भारत चला रही है, तो उस दौरान इन्होंने एक बंच ऑफ ओवरग्राउंड वर्कर्स कश्मीर में क्रिएट करने शुरू करे। अब ये ओवरग्राउंड वर्कर में कौन आता है? ओवरग्राउंड वर्कर में वो लोग आते हैं जो बेसिकली टेररिस्ट के सिंपथाइजर्स हैं, यानी कि इसमें जो है कश्मीर की सरकार के लोग भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, पुलिस वाले भी हो सकते हैं, एनजीओ भी हो सकता है, सिविल सोसाइटी भी हो सकता है, कश्मीर के आम नागरिक भी हो सकते हैं जो टेररिस्ट और टेररिस्ट आइडियोलॉजी कश्मीर की या हिजबुल, लश्कर, जैश ए मोहम्मद जैसे लोगों के साथ सिंपथाइज करते हो। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि एक ओवरग्राउंड वर्कर्स क्रिएट करने चालू करे। तो एक जगह ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था जो लश्कर, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन को टारगेट कर रहा था, और एक जगह पैरेलली पाकिस्तान साइलेंटली ओवरग्राउंड वर्कर्स को क्रिएट कर रही थी, जिसमें यूनिवर्सिटी के छात्र से लेके, ब्यूरोक्रेट से लेके, पुलिस वालों से लेके, हर जगह से वो लोग तैयार किए गए जो टेररिस्ट सिंपथाइजर से। इवेंचुअली क्या हुआ कि जब ऑपरेशन ऑल आउट खत्म हुआ 2018 के एंड में, तो 2019 में जब भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करेंगे, तो भारत के संविधान से जब अनुच्छेद 370 जो है जब वो हटाया गया, तो इसके बाद क्या स्थिति हुई? इसके बाद ये स्थिति हुई कि लश्कर, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन को अब डायरेक्ट काम करने का मौका नहीं मिला वहां पे, क्योंकि अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद यूनियन का प्रेजेंस पूरे के पूरे कश्मीर घाटी में एकदम डायरेक्ट हो गया। अब देखिए, पाकिस्तान ने अपना खेल पहले ही खेल लिया था। उसने लश्कर, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जो कि लड़ रहे थे, उन्हीं के थ्रू जब वो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था, तो मैंने आपको बताया कि उसने ओवरग्राउंड वर्कर क्रिएट कर लिए थे। और जैसे ही 2019 में अनुच्छेद 370 हटा, तो उस समय एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये हुई कि पाकिस्तान ने तुरंत अब एक नया गेम खेलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि बहुत अच्छी चीज, अब हमारे को अपने ये लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन के लोग अब डायरेक्टली भेजने ही नहीं, क्योंकि जब भारत की सरकार 4 साल ऑपरेशन ऑल आउट चला रही थी, तो इसी पीरियड में हमने ओवरग्राउंड वर्कर्स को क्रिएट कर लिया। और इन ओवरग्राउंड वर्कर्स को अब सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान ने पहली बात तो ये सोचा कि हम लश्कर का और जैश ए मोहम्मद का ही प्रयोग करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में अब ये हुआ कि 2019 के अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब भारत ने ये बोला कि अब हम पाकिस्तान को FATF में ग्रे लिस्ट में डलवाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है और अब हमने पूरा प्रूफ बना लिया है, तो इस गेम को नलीफाई करने के लिए उस समय लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों के नए फ्रंट्स बनाए गए। और इस केस में हम बात करते हैं कि जो ये रेजिस्टेंस फ्रंट है, ये लश्कर-ए-तैयबा का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन 2019 में बना, और जैश ए मोहम्मद ने एक और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया 2019 में, जिसका नाम रखा पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, PAFF। तो 2019 में अब आप देखिए 3 चीजें हुई। मैं फिर बोल रहा हूं कि भाई अनुच्छेद 370 हट गया, ओवरग्राउंड वर्कर तब तक बन चुके थे, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना FATF में चालू कर दिया था। इसके बाद FATF के उस दबाव को, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उस दबाव को रोकने के लिए, और अनुच्छेद 370 की हटने की वजह से जो स्पेस खत्म हो गया था उससे बचने के लिए,
पाकिस्तान की आईएसआई ने उन ओवरग्राउंड वर्कर्स को लश्कर और जैश ए मोहम्मद से दोबारा सपोर्ट करवाया। और कैसे करवाया कि लश्कर का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दिया जिसको बोला गया रेजिस्टेंस फ्रंट, और जैश ए मोहम्मद का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दिया गया जिसका नाम रखा गया पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट। अब ये देखिए, दो नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान है, पहली बात तो वो ये कहता है कि भाई ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, अब आप इसका नाम अगर देखेंगे तो ये नाम में कोई मुजाहिदीन जैसा शब्द नहीं है, कोई लश्कर जैसा शब्द नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई अरबिक वर्ड नहीं है। इससे पाकिस्तान एक मैसेज ये देना चाह रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भैया टेररिज्म भारत में एक सेकुलर टेररिज्म है, इससे इस्लामिक टेररिज्म का टैग वो हटाना चाहता है। दूसरी बात, अगर आप देखें तो जो जैश ए मोहम्मद का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, जो पूंछ के टेरर अटैक में अभी हाल ही में प्रयोग किया गया था चंद महीने पहले, तो पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट जो है आज की डेट में वो क्या कर रहा है, वो वही कर रहा है जो जैश ए मोहम्मद पहले कर रही थी। द रेजिस्टेंस फ्रंट आज की डेट में क्या कर रहा है, वही कर रहा है जो पहले लश्कर ए तैयबा कर रही थी। तो अब सिर्फ जो है नाम बदल गए हैं, और नाम जानबूझ के ऐसे रखे गए हैं जो कि आज की डेट में सेकुलर टाइप के नाम है, और इस सेकुलर टाइप के नामों को सपोर्ट करने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स का प्रयोग किया जा रहा है। और ये ओवरग्राउंड वर्कर्स आज की डेट में कश्मीर घाटी के लोग हैं, और ये कश्मीर घाटी के वही लोग हैं जो पहले टेररिस्ट के सिंपैथाइजर्स थे, अब ये टेररिस्ट के बिहाफ पे काम करते हैं। तो अब आप देखिए कि रेजिस्टेंस फ्रंट में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो लश्कर के सिंपैथाइजर्स हैं। अब देखिए यहाँ पर ना इस पूरे गेम प्लान में आपको एक चीज और ये समझनी है कि ये जो है टेररिज्म अब इतना डिसेंट्रलाइज हो चुका है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स को आपको पूरा टेररिज्म का गेम प्लान समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप उन ओवरग्राउंड वर्कर्स को जो कश्मीर में रह रहे हैं उनको सिर्फ इतना बताइए कि आपको इस जगह पर जाके इस बंदे को मारना है, हम आपको सपोर्ट भिजवा देंगे। तो आज की डेट में पूरा का पूरा जो गेम प्लान है वो इस प्रकार से चल रहा है कि पाकिस्तान ने एक तो जानबूझ के ऐसे संगठन रखे हैं जिनके नाम उसने कुछ इस प्रकार के बनाए हैं कि जो नाम देखकर ये लगे कि पहली बात तो इनका इस्लामिक टेरर से कुछ नहीं, दूसरा उसने सारा का सारा ओवरग्राउंड वर्कर्स का गेम खेल रखा है जिसमें वो कश्मीरी नागरिकों का प्रयोग कर रहा है। अब आप पैरेलल ड्रॉ करके देखिए कि कश्मीरी नागरिकों का प्रयोग कश्मीर में आतंकवादी हरकतें करवाने का वही गेम प्लान है जो लश्कर ए तैयबा ने कराची प्रोजेक्ट में इंडियन मुजाहिदीन के साथ किया था। तो आप अगेन दोबारा से समझिए कि पाकिस्तान आज की डेट में ये चाह रहा है कि इंडिया में टेररिज्म इंडियन स्पॉन्सरशिप से हो, हम सिर्फ एक पेरिफेरल आउटसाइड सपोर्ट फोर्स बन के रह जाएं। इस केस में ये भारत के लिए एक नई फॉर्म ऑफ हाइब्रिड मिलिटेंसी बन के इमर्ज हो रही है। तो आने वाले समय में आप यही देखेंगे कि लश्कर और जैश ए मोहम्मद खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कश्मीर घाटी में जितनी आतंकवादी हरकतें होंगी उसमें रेजिस्टेंस फ्रंट जो कि लश्कर का फ्रंट है और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट जो जैश ए मोहम्मद का फ्रंट है यही होंगे। तो आने वाले समय में आपको अब ये चीज याद रखनी है कि कल को कोई भी ऐसी आतंकवादी घटना होती है जिसको चाहे रेजिस्टेंस फ्रंट या पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट अगर क्लेम करता है तो आपको समझना है कि ये करवा आईएसआई रहा है, और आईएसआई लश्कर और जैश ए मोहम्मद को फ्रंट्स बना के यूज कर रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आईएसआई अगर एक लेयर है, उसके बाद सेकंड लेयर इज बेसिकली लश्कर ए तैयबा, और तीसरी लेयर आपकी आ गई रेजिस्टेंस फ्रंट। तो अब ये 3 लेयर्ड ऑपरेशन हो गया। पहले आईएसआई 1990 के दशक में खुद करती थी, फिर उसने ग्रेजुअली हरकतुल अंसार लश्कर ए तैयबा बनवा के करवाया, अब उसने इनके भी फ्रंट्स और बना दिए। तो अब देखिए धीरे धीरे आईएसआई पीछे हटती जा रही है। वो ये क्लेम करने की कोशिश कर रही है कि हम तो भाई डायरेक्टली कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। समस्या सारी की सारी सिर्फ ये है कि हमें, मैं फिर एक बात अंत में इस वीडियो के आपको ये बोलूंगा कि बहुत से लोग आज की डेट में भारत में खास करके ये बातें करते हैं कि भाई पाकिस्तान एक भिखमंगा भूखा नंगा देश हो गया है तो वो भारत में क्या टेररिज्म स्पॉन्सर करेगा। ये एक बहुत ही गलत असेसमेंट है। भारत को कॉम्प्लेसेंट नहीं होना, क्योंकि पाकिस्तान जितना भूखा नंगा होगा उतना ही इस टाइप के संगठन जो उसने बनाए हुए हैं इनको सपोर्ट करने के लिए चाइना आएगा। तो कमजोर पाकिस्तान मतलब मजबूत चाइना, और जितना मजबूत चाइना उतना कमजोर पाकिस्तान, और उतना ही भारत के लिए खतरनाक होगा वो सिनेरियो। क्योंकि अगर पाकिस्तान भूखा नंगा होगा तो उसको बेल आउट करने के लिए चाइना चाहिए, और चाइना आज की डेट में हर एक पाकिस्तान के प्रॉक्सी ग्रुप्स का प्रयोग करके भारत को वीकन करेगा। इसी रीजन से आप देखिए कि मैंने चंद दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था, काफी महीने पहले इनफैक्ट, ऑपरेशन पूंछ का। इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। उस ऑपरेशन पूंछ के वीडियो में भी मैंने आपको यही बताया था कि ये जो चाइनीज बुलेट्स आज की डेट में कश्मीर के अंदर मिल रही हैं, जो ये टेररिस्ट ग्रुप्स प्रयोग कर रहे हैं, दिस इज एन इंडिकेशन।
और ये एक बहुत खतरनाक साइन है, क्योंकि चाइना आज की डेट में कश्मीर घाटी के अंदर कभी भी बहुत डायरेक्टली अग्रेसिव लेवल पर इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन चाइना का इन्वॉल्वमेंट एक कमजोर पाकिस्तान होने के नाते रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट के थ्रू होना भारत के लिए एक अलार्मिंग सिनेरियो है। तो आने वाले समय में आपको बस अब ये चीज क्लियर रखनी है कि आतंकवादी संगठन अगर द रेजिस्टेंस फ्रंट है तो वो लश्कर ए तैयबा का फ्रंट है, यानी कि रेजिस्टेंस फ्रंट सिर्फ नाम है, काम लश्कर ए तैयबा का है। अगर आतंकवादी संगठन पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट है तो वो पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट नहीं, वो जैश ए मोहम्मद है। तो आपको इस चीज की क्लैरिटी अब होनी चाहिए, और आने वाले समय में जैसा मैंने बोला, भारत को कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए चाइना इन संगठनों को सपोर्ट करेगा। चाइना जितनी वेपनरी लोकल बना रहा है वो इन संगठनों को देके कश्मीर में टेस्ट करवाने की कोशिश करेगा। तो चाइना के लिए पाकिस्तान एक कॉन्ड्यूट है और कश्मीर एक टेस्टिंग ग्राउंड बन रहा है। इसी रीजन से ये जो नई हाइब्रिड मिलिटेंसी और हाइब्रिड टेररिज्म आज की डेट में सिनेरियो हम लोग विटनेस कर रहे हैं, ये भारत के लिए एक नई हेडेक है। तो आई होप कि अब आप इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में प्लेस करके समझ सकते हैं कि जो अनंतनाग में हुआ उसके क्या रिपरकेशंस है, और आने वाले समय में भी अब आप इन चीजों को और बेहतर समझ पाएंगे। धन्यवाद।